बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम नए यूनिट में दाखिल हो रहे हैं विच इज़ अबाउट द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमारी कायनात की जो बुनियादी जिनको फंडामेंटल फोर्सेस हम कहते हैं वो बजाय ख़ुद एक टॉपिक है, बजाय ख़ुद एक डिस्कशन है। और फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहली जो फोर्स हमारे पास है वो ग्रेविटेशन की फ़ोर्स है। ये वो फोर्स है जो मासेस के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसका कुछ भी मास हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी मास है, तो दो मासेस एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी वजह बताया जाता है ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन के ऊपर सबसे पहले जोहानस केपलर ने काम किया और जिसको उसने केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में बयान किया। लेकिन एक तो वो हमारा चूँकि इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, हमारी किताब का हिस्सा नहीं है, तो हम अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करेंगे, और दूसरा वो काफ़ी हद तक पेचीदा भी रहा। उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन के ऊपर काम किया। उसके पीछे कुछ स्टोरीज़ लोगों के इल्म में हैं। वो एप्पल का जो वाक़या है या सेब के गिरने की कहानी है, बाहर तौर उसने उन सारी बातों को जमा किया और कुछ उसने केपलर लॉ से हेल्प ली और कुछ उसने ख़ुद अपना आइडियाज़ यूज़ किए और एक आसान तरीन शक्ल में उसने हमें एक कानून दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वर्ड यूनिवर्सल है ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये इसमें कोई तख़सीस नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ख़ास ही नहीं है कि कोई मखसूस दो बॉडीज़ हैं उनमें तो हो सकता है, दूसरी किसी में नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो दो मकनतीसों के दरमियान तो हुआ है, लेकिन अगर आप एक मैग्नेट और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें तो उसके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, वो दो चार्जेस के दरमियान तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर एक बॉडी पे चार्ज है और दूसरी पे नहीं है तो वो उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो नहीं एग्जिस्ट करती। यहाँ पे ये जो फोर्स है, लॉ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मासेस के दरमियान है तो यूनिवर्सल है, इसमें कोई मास का फ़र्क नहीं है कि इस मास पे है और इसमें नहीं है, जहाँ भी होगी। अब इसकी स्टेटमेंट टोटल 3 सेंटेंसेस या 3 जुमलों पर मुश्तमिल है। पहली बात ये है जो लॉ कहता है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये दोनों फोर्सेस की ही ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा हम कर देते हैं, क्योंकि 9th के स्टूडेंट थोड़े से अट्रैक्शन को फोर्स कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं। बाहर तौर देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। हमारी इस कायनात में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो पाए जाते हैं उनमें, अब ये देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक तो हमें बताता है कि फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स है, इसका रिपल्शन से कोई काम नहीं है। देयर इज़ ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन इन नेचर, ये जो फोर्स है। लेकिन ये हमें क्वालिटी बता रही है, क्वांटिटी नहीं बता रही है। कितनी होगी, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, किस बात से कम होगी, किस से ज़्यादा होगी। तो इस बात को न्यूटन ने फर्दर एक्सप्लेन किया। दिस फोर्स is directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी वो जो दो बॉडीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो मासेस हैं उनकी प्रोडक्ट, यानी हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल एक 2 kg का मास है, एक 3 kg का मास है, तो हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, यानी 2 3 are 6, तो वो जो फोर्स है 6 के साथ वेरी करेगी। अगर हम दोनों मासेस को 3 3 kg कर लें तो ये यानी ऐड नहीं हो रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 are 9, तो ये फोर्स 9 टाइम हो जाएगी एज कंपेयर टू 1 and 1। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं यहां पे बस सिर्फ प्रॉप लिख दूंगा, विच मीन्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता ये सेंटर्स हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, मैं डिलिबरेटली एक बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स वो जो हम यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ करते हैं वो उससे रेडियस समझते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रेडियस। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, जिसको हम आम तौर पर डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं आर से। अब ये देखिए स्क्वायर में तो रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अक्सर बुक्स में या जब हम बात कर रहे होते हैं, हम मासेस की बात करते हैं, या हम जो बुक में जो शेप्स होती हैं वो यूजुअली स्फेरिकल होती हैं, सर्कुलर, तो बच्चे ये एज्यूम करते हैं कि शायद आर का मतलब रेडियस, आर का मतलब कतन रेडियस नहीं है, आर उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। सो अब दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम M1 कह देते हैं, इसको हम M2 कह देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी मैं 1 2 नहीं कहना चाहता हूँ, आप MA MB कर दीजिए। आप कहते हैं जी नहीं हम MA MB भी नहीं करना चाहते हैं, एक को M करते हैं, एक को M डैश। जिस नोटेशन से आप सेटिस्फाई हैं अब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करता हूँ कि जो नोटेशन बुक में इस्तेमाल हुई है उसी को फॉलो करें, क्योंकि अक्सर वो बेशतर वो जो पेपर चेक करने वाला होता है वो तेज़ी में चेक करता है, तो वो ये नहीं फील करता कि शायद इसने नोटेशन डिफरेंट लिखी है, वो अज्यूम करता है शायद इसको आता नहीं है। तो ये बच्चों को थोड़ा सा हम सेफ साइड पे रखने के लिए ये कहते हैं कि बुक की नोटेशन को यूज़ करें। अच्छा, अब ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैथमेटिकल फॉर्म, और ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब मैथमेटिकली हमने देखिए टोटल हमने लिखे 3 जुमले, यहाँ तक हमारा पहला जुमला मुकम्मल हो गया। ये मैं एक छोटा सा 1 लिख देता हूँ, ये मेरा सेकंड यानी स्टेटमेंट के लिहाज से ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिलेशन में बनता है, एंड इन्वर्सली से मेरा दूसरा हिस्सा बनता है। तो पहले हिस्से को हम कहते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब मासेस हमने M1 क्रॉस M2 लिया। आपको पता है अलजेब्रा में मैं क्रॉस लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। सो मैं मिटा देता हूं। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और दूसरी बात हमने कही कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज R एंड देयर स्क्वायर। अब चूंकि ये फोर्स, ये जो सिंगल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं। आप इसको लेट सपोज इसको कह दीजिए कि ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया, ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। अब हम इनको दोनों को कंबाइन कर देते हैं, लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, कंबाइनिंग 1 and 2। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पता हो
कि दिस इज़ रिलेशन, दिस इज़ नॉट इक्वेशन। इक्वेशन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल हो। अब हमने 1 और 2 देखिए, मैंने इसके साथ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिखा क्योंकि ये इक्वेशंस नहीं है, ये रिलेशंस हैं। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका एग्ज़ामिनर, आपका टीचर इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है। सो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो जो न्यूमरेटर्स थे वो न्यूमरेटर्स बन जाएंगे, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, आर इज़ आर। अब जब भी हम एक रिलेशन को, जो साइन है उसका सिंबल है प्रोपोर्शनैलिटी का, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे एक अदद कांस्टेंट लगाते हैं और बाकी की चीज़ें अपनी जगह पे वैसी की वैसी आ जाती हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखिएगा इसका सिंबल है कैपिटल जी। बी केयरफुल, इट्स नॉट स्मॉल जी। स्मॉल जी एक्सेलरेशन का नाम है, बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। स्मॉल जी वो हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, उसकी वैल्यू कम और ज़्यादा होती है, ज़मीन पर भी होती है, ज़मीन से दूर जाएं तो भी होती है। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? G has a value of 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. This is in system international. अगर आप किसी और सिस्टम में जाएंगे तो फिर ये वैल्यू भी चेंज होगी। You don't need to go in any other system. ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज़ कहाँ से आती है। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, बट आई वुड राइट इट फर्स्ट। F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। अब देखिए इस G को मैं एक साइड पे रखता हूँ, ये मैंने एक दफ़ा फिर इक्वेशन लिख दी, G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। इसको अब इधर ले आएँ तो F r स्क्वेयर हो जाएगा, और अगर इसको इस साइड पे ले आएँ तो m1 m2 और G मेरे पास इधर बच गया। अब फोर्स का यूनिट क्या है? सिंपल, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मास का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम, तो ये एक दफ़ा m1 के लिए किलोग्राम और एक दफ़ा m2 के लिए किलोग्राम। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर, ये हमारे पास जी का यूनिट्स हैं, जिनको डायमेंशंस भी कहते हैं। यूनिट भी डायमेंशंस लेंथ, मास, टाइम वगैरह उनको कहते हैं, ये इनके जो यूनिट्स हैं। सो जी हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है, जो इसके सिंबल्स हैं, जो यूनिट्स इसके सिस्टम इंटरनेशनल में ये आ जाते हैं, और वैल्यू मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी कि 6.67। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी वैल्यू, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। यही वजह है कि अगर आप 1 किलो का एक पत्थर हाथ में पकड़ लें और 1 किलो का दूसरा पकड़ लें और उनके दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो यू विल एक्सपीरियंस 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल फोर्स। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हमें डेली लाइफ में इस फोर्स का कोई असर सामने नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप स्पेस के या गैलेक्सी लेवल के ऊपर या प्लानिटरी लेवल के ऊपर बात करें, तो फिर जहाँ पे सिर्फ अगर अर्थ का मास आप ले लें तो वो अच्छा खासा है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, और मून का मास ले लें जो भी काफ़ी ज़्यादा है। और पीछे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी एक भेजा था, अगरचे कि वो चैप्टर हमने डिस्कस नहीं किया था, वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर दिया। तो ये जो अगर आप फिर इतने ह्यूज मासेस को और स्टार और जो स्टेलर लेवल है या गैलेक्सी लेवल है उस पे देखें तो ये फोर्स हमें काफ़ी अफेक्टिव नज़र आती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहीं पे हम अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो हम मास ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।